नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम भारत में गरीबी को देखेंगे, पॉवर्टी को समझने का प्रयास करेंगे। कौन कौन से चैलेंजेस हैं, क्या क्या प्रोग्रेस है। कंप्रिहेंसिवली हम यहाँ पे पॉवर्टी माने गरीबी की डेफिनेशन देखेंगे, मेजरमेंट देखेंगे कि कैसे भारत में गरीबी को मेजर किया जाता है, और फिर एलिवेशन के यानी गरीबी हटाने के कौन कौन से एफर्ट्स भारत में किए गए हैं अभी तक, उन सारी चीज़ों को हम विस्तार से कवर करने वाले हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, फॉर्मेट, इनक्लूजिव की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पॉवर्टी माने गरीबी होती क्या है। देखिए, ये एक स्टेट या एक कंडीशन है जहाँ पे एक इंडिविजुअल या फिर एक पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो नेसेसरी जो रिसोर्सेज हैं उनको लैक करता है, यानी उसके पास कुछ नेसेसरी रिसोर्सेज नहीं होते हैं जो कि उसके जीवन की जो बेसिक नीड्स हैं उसको पूरा कर सके, या फिर एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसे वो इंजॉय कर सके। तो ऐसी स्टेट या ऐसी कंडीशन जो है उसको हम गरीबी या पॉवर्टी कहते हैं। अब यहाँ पे रिसोर्सेज नेसेसरी टू मीट बेसिक नीड्स क्या है, जैसे कि आपका कपड़े पहनना बेसिक नीड है, खाना खाना बेसिक नीड है, या फिर एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कि भाई घर में खाना है, बीवी बच्चों का खाना, कपड़े या बच्चों की शिक्षा, ये सब आपका डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। और आपकी जो बेसिक नीड्स हैं वो ये हैं कि भाई खाना हो, कपड़ा हो, ये सब बेसिक नीड्स हैं। तो जब किसी के पास बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए भी जो रिसोर्सेज हैं वो नहीं हैं, जो नेसेसरी रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो अगर नहीं है, तो उस स्टेट को या उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पॉवर्टी या गरीबी। तो इसमें फूड एंड न्यूट्रिशन आ जाता है, शेल्टर और हाउसिंग आ जाता है, घर आ जाता है, उसमें क्लोथिंग आ जाती है, कपड़े वगैरह, हेल्थ केयर आ जाता है। हेल्थ केयर भी आपकी बेसिक नीड या एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का पार्ट है। और ओबियसली एजुकेशन, शिक्षा आपके बच्चों की, वो सब आता है। पॉवर्टी का मतलब ये भी होता है कि जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं जैसे कि साफ़ पानी, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ और इलेक्ट्रिसिटी, इसका एक्सेस भी अगर लैक है, यानी अगर ये भी नहीं मिल पा रहा है, तो ये भी किसका पार्ट बनेगा, ये भी पॉवर्टी माने गरीबी का पार्ट बनेगा। तो ये बेसिकली डेफिनेशन है पॉवर्टी यानी गरीबी की। अब भारत में हम पॉवर्टी के स्टेटस को देखें तो देखिए 415 मिलियन लोग जो हैं उन्होंने पॉवर्टी स्केप की है, यानी वो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। तो ग्लोबल एमपीआई 2022 के मुताबिक 415 मिलियन इंडिविजुअल्स जो हैं वो पिछले 15 सालों में यानी 2005 से 2021 के बीच में मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी है उसको उन्होंने स्केप किया है, यानी वो उससे बाहर आए हैं। इसके साथ साथ 55.1% पॉवर्टी रेट है 2005 से 6 तक का। तो जो 2005-6 में इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी है वो कितना है, वो 55.1% रेट रहा है। और पॉवर्टी रेट 2019-21 में कितना था, तो 16.4% था। ये 2019 से लेके 21 के बीच में था, जो 55.1% से कम होके हुआ 16.4% इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी रेट। ये काफ़ी शार्प ड्रॉप हमें यहाँ देखने को मिला है। नीति आयोग की एमपीआई रिपोर्ट 2021 के मुताबिक इंडिया की जो नेशनल एमपीआई स्कोर है वो 0.118 है, यानी कि 25.01% ऑफ जो पॉपुलेशन जो है उसको मल्टी डायमेंशनली पुअर जो है वो क्लासीफाई किया जा चुका है। इतनी गरीबी या इतने प्रतिशत लोगों में गरीबी आज भी हमारे देश में है। अगर हम गरीबी की जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि भारत में कौन से स्टेट में ज़्यादा और कम गरीबी है, तो सबसे पहले आता है हमारे पास बिहार। यहाँ पे 51.91% गरीबी है। पूरे भारत में हाईएस्ट पॉवर्टी रेट है 51.91% बिहार का, यानी कि 50% से ज़्यादा जो बिहार की पॉपुलेशन है वो गरीबी रेखा से नीचे है, वो गरीब है। कारण क्या है भैया, वहाँ पे सबसे ज़्यादा करप्शन है। और ये जो जनता अगर बिहार से कोई देख रहा है तो ये यहाँ पे तुम्हें समझ में आना चाहिए कि जाति धर्मों के ऊपर जब वोट दिए जाते हैं तो फिर करप्ट पॉलिटिशियंस ही निकल के आते हैं, क्योंकि उनको ना इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब होता है, ना जॉब से, ना पैसे से। उन्हें बस मतलब है कि जनता के बीच में जाके जात 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 जात, धर्म 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 धर्म, बस ये बातें बोलनी है, ये सब करना है। और उन्हें पता है कि यही सब करके हमें वोट मिल जाएंगे, हमारा सब कुछ चल पड़ेगा। और फिर करोड़ों अरबों की करप्शन हो रही है। तुम्हारे पॉलिटिशियंस को अगर पाद भी आ जाता है तो सिंगापुर भाग जाते हैं, विदेशों में भाग जाते हैं। अपना इलाज पटना में या बिहार में किसी अस्पताल में नहीं करा रहे हैं, पाद भी आ रहा है, 2 से 3 पाद आ जा रहे हैं तो विदेशों में भाग जा रहे हैं। लेकिन तुम्हारे यहाँ पे ये हाल है, सबसे ज़्यादा जो है पॉवर्टी रेट है।
दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है झारखंड, यहाँ पे 42.16% पॉपुलेशन गरीब है। सेकंड हाईएस्ट पॉवर्टी रेट है यहाँ पे 42.16% हमारे भारत में झारखंड का। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश 37.79%, तो यहाँ पे 37% या 38 मान लो राउंड फिगर में जो पॉपुलेशन है वो गरीब है। तो यहाँ पे थर्ड हाईएस्ट पॉवर्टी है, 37 से 38% के बीच में जो लोग हैं उनको गरीब माना जाता है। और फिर हमारे पास आता है केरला, यहाँ पे जो गरीबी दर है वो 0.71% है। तो लोएस्ट पॉवर्टी रेट है यहाँ पे भारत में, मात्र 0.71% जो पॉपुलेशन है उसको ही पुअर क्लासीफाई किया गया है। और नीति आयोग की एमपीआई रिपोर्ट के मुताबिक पूरे भारत में एक इकलौता ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें गरीबी नहीं है, कोई भी गरीब नहीं है, वो है कोटायाम डिस्ट्रिक्ट। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जीके पॉइंट ऑफ व्यू से कि पूरे भारत में सिर्फ एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे एक भी व्यक्ति गरीब नहीं है। ओनली डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया विदाउट पॉवर्टी क्या है? कोटायाम डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे है? केरल में है। अब देखिए जो पॉवर्टी है उसके आउटकम्स क्या हैं। जो गरीबी है ये एक विशियस साइकिल है। कैसे? सबसे पहले यहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज़ लैक करते हैं, लिमिटेड एक्सेस होता है फूड के लिए, वाटर के लिए, शेल्टर के लिए और हेल्थ केयर के लिए। पुअर हेल्थ होती है। अब जहाँ गरीबी है वहाँ माल नरिशमेंट होती है, माल न्यूट्रिशन होता है, यानी कि न्यूट्रिशन की कमी होती है। न्यूट्रिशन की कमी से मुख्यतः दो बीमारियाँ एनसीईआरटी की जो बायोलॉजी है उसमें आपको मिलेंगी। वैसे तो और भी बहुत हो सकती हैं, लेकिन ये क्योंकि एनसीईआरटी में है तो आपको जानना ज़रूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक आती है क्वाशियोरकर और एक आती है मेरस्मस। ये दोनों जो बीमारियां हैं ये माल न्यूट्रिशन से हैं। फिर हाई रेट ऑफ डिजीजेज होता है। अब देखिए माल न्यूट्रिशन है, इम्यूनिटी की कमी है, क्योंकि उस हिसाब से मैग्नीशियम, आयरन ये सब बॉडी में जा नहीं रहा है, तो ज़्यादा बीमारियों के रेट हो सकते हैं क्योंकि इम्यूनिटी वीक है। और लिमिटेड एक्सेस होता है मेडिकल केयर के लिए भी। भाई साहब आजकल जो इलाज उलूज हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए हैं। लिमिटेड एजुकेशन है, पुअर एजुकेशनल आउटकम यहाँ पे होती है। क्वालिटी एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड एक्सेस यहाँ होती है। फिर आता है रिड्यूस्ड अपॉर्चुनिटीज़, तो यहाँ पे लिमिटेड जॉब प्रॉस्पेक्ट्स हैं, डिस्क्रिमिनेशन भी होती है गरीबों के साथ, गरीबों के ऊपर काफ़ी अन्याय होता है, अत्याचार भी होता है, हाउसिंग इनसिक्योरिटीज़ होती है और सोशल एक्सक्लूजन भी होता है। जब किसी के पास पैसा आ जाता है तो फिर वो स्टेटस को देखने लगता है, जो गरीब वगैरह होते हैं उनको भी एक्सक्लूड करने लोग शुरू कर देते हैं, उनको भी अलग करने लोग शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भैया हम तो अमीर हैं, हमारे पास स्टेटस है एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये सारी आउटकम्स हैं पॉवर्टी की यानी गरीबी की। ये एक विशियस साइकिल की तरह काम करता है। अब हम बात करते हैं कि पॉवर्टी लाइन क्या होती है। देखिए पॉवर्टी लाइन एक मिनिमम एक्सपेंडिचर होता है या फिर एक मिनिमम इनकम है जो रिक्वायर्ड है टू परचेज अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नेसेसरी टू सेटिस्फाई बेसिक ह्यूमन नीड्स। मतलब आप ये अंदाज़ा लगाओ कि एक महीने में आपका पूरा जो फैमिली है वो कितना खाना खाएगा, फूड। उसके साथ साथ मान लो कि आप जॉब करते हो, ट्रांसपोर्ट करनी है तो ट्रांसपोर्ट का कितना खर्चा आएगा, या फिर अगर आप मान लो अपने व्हीकल से चलते हो तो पेट्रोल ट्रांसपोर्ट या पेट्रोल, इस प्रकार से। फिर अगर मान लो आपके बच्चे हैं या घर पे अगर कोई बच्चा है तो एजुकेशन का खर्चा है, तो ये एजुकेशन हो गया। फिर उसके साथ साथ एक आएगा जैसे मान लो कोई बूढ़ा बीमार है तो हेल्थ का खर्चा है, दवाइयों का, वो आ गया। तो ये जो है ये क्या है? ये आपकी रिक्वायरमेंट है, ये आपकी क्या है? ये आपकी आवश्यकता है, ठीक है। इसके ऊपर जो चला जाएगा वो आपकी क्या होगी? इच्छा है, ठीक है ना। अब जैसे खाना खाना है तो खाना खाना क्या है? आवश्यकता है। अब तुम घर पे अपना बढ़िया बना के खाओ, चाहे तुम 5 स्टार होटल में खाओ, ये इच्छा है। लेकिन खाना खाना ज़रूरी है, ये क्या है? आवश्यकता है। तो अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति करने के लिए जो मिनिमम एक्सपेंडिचर है भाई इतना तो होना ही है, मतलब इतना के खर्चा तो होना ही है, तो इतनी की इनकम तो हमारे पास होनी ही चाहिए। ये होती है पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन इज़ द मिनिमम एक्सपेंडिचर और मिनिमम इनकम रिक्वायर्ड टू परचेज अ बास्केट ऑफ गुड्स, आपने गुड्स लिए, और सर्विसेज ली, नेसेसरी जो ज़रूरी हैं, टू सेटिस्फाई बेसिक ह्यूमन नीड्स, आपकी जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो गुड्स और सर्विसेज की ज़रूरत है उसके लिए जो आपका एक्सपेंडिचर या इनकम है मिनिमम, भाई इतना तो लगना ही लगना है, वो क्या होती है? पॉवर्टी लाइन। अब देखिए हमारे भारत में जो पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन है वो इनकम के लेवल के ऊपर बेस्ड नहीं होती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के ऊपर बेस्ड होती है, यानी कि तुम कितना कंजम्पशन के लिए खर्च करते हो। अब ये जो अप्रोच है ये इसलिए है क्योंकि रूरल और जो इनफॉर्मल इकोनॉमीज़ हैं उनमें इनकम को एसेस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब जैसे अगर मान लो सारे ही नौकरी कर रहे हैं
तब तो ठीक है भाई, इसको इतना पैसा मिल रहा है, इसको इतना। लेकिन अब आप गांव देहात में जाओ, वहाँ पे कई ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर के ऊपर ही बेस्ड हैं, या फिर जो गाय भैंस है ना, ये सब चीज़ें जो डेयरी प्रोडक्ट है इन सब के ऊपर। तो अभी यहाँ पे कई बार अब एग्रीकल्चर की बात करें, फसल लगाई है तो उसको देखो उगने में टाइम लगेगा, जब उग जाएगी, जब कटाई होगी, जब बेचेंगे तब पैसा आ जाएगा। लेकिन अब ऐसा कंटिन्यूस पैसा तो नहीं ना आ रहा है, सीज़न में एक बार जब वो फसल कटी तभी आएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो इनकम है उसको एसेस करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनफॉर्मल इकोनॉमी भी है। हर व्यक्ति सिर्फ फॉर्मल इकोनॉमी पे ही नहीं कमा रहा है, इनफॉर्मल इकोनॉमी पर भी कमा रहा है। तो ये जो अप्रोच है इसलिए हमें लेनी पड़ी कि हम इनकम लेवल पे पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन क्यों नहीं करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे क्यों करते हैं। सीधा सवाल आपके या तो मेंस में बन सकता है या फिर इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। सीधा पूछा जाएगा कि जो पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन है वो भारत में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के ऊपर क्यों है, इनकम लेवल के ऊपर क्यों नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे रूरल एरिया में जो फिर इनफॉर्मल इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पे इनकम को असेस करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसलिए हम इनकम लेवल के ऊपर पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन नहीं करते हैं। किस पे करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे करते हैं। सीधा इंटरव्यू का सवाल ये है, या फिर ये आपका मेंस का सवाल है। और अगर आप अपने प्री में पूछें या फिर नॉर्मल एग्जामिनेशन में, तो सीधा पूछा जा सकता है कि पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन किसके बेसिस पे किया जाता है। तो वहाँ पे एक आएगा इनकम लेवल, एक आएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो क्या आंसर होगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो अभी ये जो बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कि बेसिक ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं, उन्हें हम कहते हैं पॉवर्टी लाइन बास्केट। तो ये जो बास्केट है यानी जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं भाई ये तो करनी ही पड़ेंगी, उसको हम बोलेंगे पॉवर्टी लाइन बास्केट। और उसको पूरा करने के लिए मिनिमम जो एक्सपेंडिचर है यानी मिनिमम इतना महीने का पैसा तो लगेगा लगेगा, उसको हम बोलेंगे पॉवर्टी लाइन। अब यहाँ पे पॉवर्टी लाइन की एस्टिमेशन जो है उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। सबसे पहले आता है इनएडिक्वेट मेजरमेंट। कंजम्पशन अप्रोच जो है इसके बेसिस पे होता क्या है कि पॉवर्टी के सारे एस्पेक्ट्स को हम कैप्चर नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन और बाकी सोशल सर्विसेज। दूसरा हमारे पास आता है पीएलबी, जो हमने कहा पॉवर्टी लाइन बास्केट, इसके कंपोनेंट चैलेंजेस। अभी यहाँ पे जो पॉवर्टी लाइन बास्केट है इसके कंपोनेंट्स को डिटरमाइन करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है। क्योंकि सबसे पहले प्राइस डिफरेंशियल्स आते हैं स्टेट टू स्टेट और पीरियड टू पीरियड। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये एक बास्केट है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी, यहाँ फूड है, यहाँ ट्रैवल है, या पेट्रोल का खर्चा है, मतलब अगर अपने व्हीकल है तो, यहाँ एजुकेशन भी है, यहाँ हेल्थ केयर भी है। अब यहाँ पे स्टेट टू स्टेट या पीरियड टू पीरियड चीज़ें बदल जा रही हैं। हो सकता है एक स्टेट में एजुकेशन थोड़ी सस्ती है, दूसरे में एजुकेशन महंगी है। एक स्टेट में हेल्थ केयर थोड़ा महंगा है, दूसरे में हेल्थ केयर सस्ता है। एक में पेट्रोल थोड़ा महंगा है, दूसरे में पेट्रोल सस्ता है। तो यहाँ पे हम स्टेट वाइज स्टेट जो है वो चीज़ें वेरी कर रही हैं। फिर पीरियड टू पीरियड भी वेरी करती हैं, जैसे फूड है। अब जैसे बरसात अगर ज़्यादा हो गई तो कुछ सब्जियों के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। समय के साथ साथ साल दर साल हो सकता है कि एजुकेशन के प्राइस बढ़ जाएं, कम हो जाएं। पेट्रोल जो है वो समय के साथ बढ़ कम सकता है, जैसे मान लो कहीं पे बहुत बड़ा युद्ध हो गया, ऑयल की कमी होगी, या फिर जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उन्होंने मतलब अपना कोई डिसीजन ले लिया तो पेट्रोल का प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पे आपका जो पॉवर्टी लाइन बास्केट है इसके कंपोनेंट्स को डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो प्राइस डिफरेंशियल्स हैं वो वेरी करते हैं स्टेट टू स्टेट, पीरियड टू पीरियड। तीसरा हमारे पास आएगा लिमिटेड कवरेज। अब यहाँ पे जो बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन्हीं हाउस होल्ड्स को कवर किया जा रहा है। लेकिन ऐसे लोग जो हो सकता है कि आपकी नज़र में बीपीएल नहीं है लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंट चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, ये उन्हें कवर नहीं करता है। फिर आता है लैक ऑफ रीजनल वेरिएशंस। अब यहाँ पे आप जब पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट कर रहे हो तो ये नेशनल एवरेज के बेसिस पे कर रहे हो। तो सारी की सारी स्टेट्स में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़रूरी नहीं है सेम ही हो, कईयों में ज़्यादा सस्ता है, कईयों में महंगा है। तो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है अलग अलग रीजन्स में भारत के, उसमें जो डिफरेंसेस हैं ये उनको अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है। अब जैसे गांव देहात में अगर आप मान लो 50,000 कमा रहे हो, तो आप 50 में से अगर मान लो 5-6 हज़ार रहने का खर्चा, 3-4 हज़ार खाने का, मतलब 10,000 भी अगर तुम महीने का रख लो तो भी 40 तुम्हारा बच रहा है। लेकिन तुम अगर बैंगलोर जैसे शहरों पे चले गए, या फिर तुम बैंगलोर जैसे और शहरों में चले जाओ, पुणे है, चेन्नई है, तो वहाँ पे तो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है, रेंट ही बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो रीजनल वेरिएशंस हैं इन्हें तुम कंसीडर ही नहीं कर रहे हो जब तुम नेशनल लेवल पे पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन कर रहे हो।
फिर आता है जो वनरेबिलिटी है उसे भी कंसीडर नहीं किया जाता है। यहाँ पे कुछ वनरेबल ग्रुप्स हैं जैसे महिलाएं हैं, बच्चे हैं या बूढ़े हैं जो कुछ एडिशनल चैलेंजेस को फेस करते हैं। अब बच्चों की एजुकेशन है, अब अगर तुम छड़े हो मान लो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चे बच्चे हो गए तो बच्चों की एजुकेशन है। कोई बूढ़ा है तो बेचारा उसकी दवाइयाँ वगैरह हैं, कोई महिला है तो उसकी अलग अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पे जो वनरेबल ग्रुप्स होते हैं उनको तो तुम कंसीडर ही नहीं कर रहे हो यहाँ पे जब आप पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये इसकी लिमिटेशंस हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत में आज़ादी से पहले से लेके तो 1990 के दशक तक पॉवर्टी एस्टिमेशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ। सबसे पहले अगर हम आज़ादी से पहले की बात करें तो दादा भाई नारोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया ये किताब लिखी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। दादा भाई नारोजी, इनको ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। कई बार एग्जामिनेशन में सवाल बना है कि ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, दादा भाई नारोजी, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये बुक के बारे में भी कई बार सवाल आया है, सीधा पूछा जा सकता है कि ये किताब किसने लिखी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो दादा भाई नारोजी ने। तो ये सबसे पहली ऐसी किताब थी, या दादा भाई नारोजी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में पॉवर्टी को एस्टिमेट किया था और उसको अंग्रेजों के साथ, ब्रिटिश रूल के साथ जोड़ा था। फिर 1938 से 1944 में नेशनल प्लानिंग कमीशन जो 1938 में बना, बॉम्बे प्लान जो 1944 में बना, उन्होंने भी रिस्पेक्टिव पॉवर्टी लाइंस को फॉर्मुलेट किया। उसके बाद अलग कमेटी आती है 1979 में, इन्होंने रूरल और अर्बन एरियाज़ के लिए पॉवर्टी लाइन को डेवलप किया था न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे। और फिर 1993 में डी.टी. लक्कड़वाला आते हैं। सबसे पहले इन्होंने सजेस्ट किया था कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस के ऊपर ही कैलकुलेट किए जानी चाहिए हमारी जो पॉवर्टी लाइन है। किसके बेसिस पे, कैलोरी कंजम्पशन, और जो कंस्ट्रक्टिंग स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइंस हैं उनके बेसिस पे जो आपकी पॉवर्टी एस्टिमेशन है वो की जानी चाहिए। प्लस इनको रेगुलरली समय के साथ साथ अपडेट भी करते रहना चाहिए। अब रिसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें तो हमारे भारत में तेंदुलकर कमेटी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2009 में। इसने रिकमेंड किया था कि मंथली हाउस होल्ड कंजम्पशन जो है उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर पर्सन पर डे इसके ऊपर चेंज कर देना चाहिए। कि अभी हम जो मंथली हाउस होल्ड कंजम्पशन की बात कर रहे हैं इसको हटा के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर पर्सन पर डे ये कर देना चाहिए। नेशनल पॉवर्टी लाइन 2011-12 की अगर हम देखें तो यहाँ पे 816 रुपये पर कैपिटा पर मंथ रूरल के लिए है और 1000 रुपये अर्बन के लिए। फिर आते हैं रंगाराजन कमेटी 2014 में। इन्होंने रिकमेंड किया कि हमें सेपरेट कंजम्पशन बास्केट्स बनाने चाहिए रूरल और अर्बन एरियाज़ में, क्योंकि रूरल एरियाज़ में अलग गुड्स और अलग सर्विसेज की मांग है, अर्बन एरियाज़ में कुछ अलग तरीके के सर्विसेज और गुड्स की मांग है। तो हमें दोनों अलग कंजम्पशन बास्केट्स बनाने चाहिए। और यहाँ पे जो मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन की बात हुई है वो 972 रुपीज़ हुई रूरल में और 1407 रुपये हुई अर्बन एरियाज़ में। ये पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन रंगाराजन कमेटी के मुताबिक। फिर आता है SCCC 2011, तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे हुआ डॉक्टर NC सक्सेना की कमेटी के बेसिस पे। और यहाँ पे BPL हाउस होल्ड्स को 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन में आइडेंटिफाई किया गया था। ये नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। पहला तो ये बन सकता है कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे ये किसके बेसिस पे हुआ, डॉक्टर NC सक्सेना कमेटी के बेसिस पे। और यहाँ ये भी पूछा सकता है कि BPL हाउस होल्ड्स को किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन में आइडेंटिफाई किया गया, NC सक्सेना कमेटी। तो अब ये 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन कौन कौन सी थी, ऑटोमेटिकली एक्सक्लूडेड और ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड और अदर्स। तो ये है SCCC, दैट इज सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे, 2011 में ये आया था। और फिर करंट अप्रोच की बात करें तो यहाँ पे जो पॉवर्टी एस्टिमेशन इस समय ली जाती है वो नीति आयोग टास्क फोर्स के द्वारा कैरी होती है, और जो डेटा है वो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस इसका उठाया जाता है। तो ये है भारत में पॉवर्टी एस्टिमेशन। अगर हम ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करें तो इसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI इन दोनों के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। ये 2 फैक्टर्स हैं पॉवर्टी के, गरीबी के, जिन्हें इंटीग्रेट करता है। सबसे पहला आता है इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, जिसका जो ये साइन है वो H है। तो ये परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर पुअर या हेड काउंट रेशो, कि कितने प्रतिशत लोग जो हैं वो गरीब हैं, पुअर हैं। फिर आता है इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, एवरेज परसेंटेज ऑफ डायमेंशंस इन विच पुअर पीपल आर डिप्राइव्ड,
कि यहाँ पे एवरेज परसेंटेज क्या है, कौन कौन से डायमेंशंस हैं, कहाँ कहाँ पे जो गरीब लोग हैं वो डिप्राइव्ड हैं, मतलब किसी को हेल्थ केयर अच्छा नहीं मिल रहा है, किसी को एजुकेशन नहीं मिल रहा है, किसी को खाने नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये चीज़ें हुई। और यहाँ पे जो इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी है इसका साइन क्या दिया गया, ए। तो अब यहाँ पे जब MPI की बात आई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, क्योंकि ये MPI के लिए था ना, MPI को ही निकालने के लिए दो फैक्टर्स लिए गए, एक आया H इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, दूसरा आया A इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। तो अब जब MPI कैलकुलेट किया गया तो वहाँ पे पॉवर्टी हेड काउंट, यहाँ पे ये जो आपका इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी है इसे मल्टीप्लाई किया गया इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी के साथ। तो आपका यहाँ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या आएगा, H यानी कि इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी मल्टीप्लाई बाय A। यहाँ पे आप देख सकते हो ये A यानी इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। तो ऐसे हम ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI को कैलकुलेट करेंगे। अब डायमेंशंस और इंडिकेटर्स क्या हैं, सबसे पहले 1/3 हम देते हैं एजुकेशन को, मतलब हम तो क्या, मतलब ये GNDP और OPHI, तो 1/3 ये दे रहे हैं एजुकेशन को। इसमें ईयर ऑफ स्कूलिंग देखते हैं और स्कूल अटेंडेंस देखते हैं। फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये भी 1/3 है। इसमें कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग और बाकी एसेट्स को देखेंगे। फिर आता है हेल्थ 1/3, यहाँ पे न्यूट्रिशन देखेंगे और चाइल्ड मोर्टेलिटी देखेंगे। तो ग्लोबल MPI 2022 के मुताबिक भारत में लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर हैं वर्ल्ड वाइड, और इसके मुताबिक भारत में 22.8 करोड़ 22.8 करोड़ यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं। हालांकि जो इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी है वो 55% हुआ करता था 2005-06 में, जो अभी 2019-21 में कितना घट के रह गया है, 16.4 यहाँ पे घट के रह गया है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया। अब बाकी ग्लोबल पॉवर्टी इंडिकेटर्स क्या क्या आते हैं, सबसे पहले वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी लाइन आती है। इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड बैंक ने एक इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन को सेट किया है। तो ये क्या है, $2.15 पर पर्सन पर डे यूजिंग 2017 प्राइसेस। तो 2017 के प्राइसेस के बेसिस पे पॉवर्टी लाइन क्या है, $2.15 पर पर्सन पर डे, यानी कि $2.15 जो है, अगर उससे ऊपर तुम कमा रहे हो तो तुम गरीब नहीं हो, उससे कम कमा रहे हो तो तुम गरीब हो। पॉवर्टी गैप इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा डेवलप किया जाता है। अब ये ध्यान में रखना है कि कौन से इंडेक्स कौन देता है, सीधे सवाल बन सकता है। ये इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी को मेजर करता है, कैसे, अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड, कि कितना पैसे की हमें ज़रूरत है बाय अ पुअर हाउस होल्ड टू रीच द पॉवर्टी लाइन। मतलब ये मान लो पॉवर्टी लाइन है और इसके नीचे अगर कोई हाउस होल्ड है, कोई परिवार है, तो उसको कितने पैसे की ज़रूरत है ताकि वो पॉवर्टी लाइन तक पहुंच सके। इसको कैलकुलेट करके हम क्या देखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी देखते हैं, और इससे मेजर करके पॉवर्टी गैप इंडेक्स जो है वो निकाला जाता है। तो ये ग्लोबल पॉवर्टी इंडिकेटर्स हैं कुछ। इसके अलावा एक आता है पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट, इसे भी वर्ल्ड बैंक द्वारा रिलीज़ किया जाता है। 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 मात्र एक साल में ही नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो द एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन, मतलब कि जो गरीबी रेखा से काफ़ी नीचे रह रहे हैं उनका नंबर बढ़ा है, यानी ज़्यादा लोग पूरी दुनिया में गरीब बनते जा रहे हैं। तो नंबर कितना है उनका, 70 मिलियन है। अब ये ग्लोबल हो गया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब हम भारत की बात करते हैं, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो नीति आयोग इसको रिलीज़ करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा कौन रिलीज़ करता है। नीति आयोग किसके बेसिस, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बेसिस पे। यहाँ पे एजुकेशन को 1/3 दिया जाता है, ईयर ऑफ स्कूलिंग है, स्कूल अटेंडेंस है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को 1/3 दिया जाता है, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एसेट्स और बैंक अकाउंट्स हैं। हेल्थ को 1/3 दिया जाता है, न्यूट्रिशन है और चाइल्ड एंड एडोलिसेंट मोर्टेलिटी है। इसके साथ साथ यहाँ पे एंटी नेटल केयर को भी देखा जाता है, जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में हमने नहीं देखी थी। अब हम बात करते हैं BNI की, यानी बेयर नेसेसिटीज़ इंडेक्स। तो इसको इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 में कंस्ट्रक्ट किया गया था नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस NSO के डाटा का यूज़ करके। इसका एम क्या है कि जो बेसिक नीड्स की अप्रोच है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उसको क्वांटिफाई किया जाए। तो यहाँ पे 5 डायमेंशंस में 26 इंडिकेटर्स को समराइज़ किया जाता है। तो वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, माइक्रो एनवायरनमेंट और अदर फैसिलिटीज़, ये 5 ऐसे डायमेंशंस हैं जिनमें 26 इंडिकेटर्स को यहाँ पे समराइज़ किया जाता है। अब गरीबी को हटाने के लिए सरकार के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं उनका ओवरव्यू देखते हैं। तो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, जिनका एम है कि जो रेट ऑफ पॉवर्टी है उसे कम किया जा सके,
कैसे कम होगा? फूड, मॉनेटरी हेल्प और बेसिक कम्युनिटीज़ प्रोवाइड करके उन सारे के सारे परिवारों को जो बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। फूड रिलेटेड बात करें तो ऐसे कई इनिशिएटिव्स हैं जो वनरेबल पॉपुलेशन के लिए फूड सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं। हाउसिंग रिलेटेड बात करें तो गरीबों अफोर्डेबल सस्ते घर प्रोवाइड करने के लिए भी काफ़ी प्रोग्राम्स हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो ऐसी कई स्कीम्स हैं जो बैंकिंग एक्सेस और फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रमोट करती हैं। हेल्थ केयर की बात करें तो ऐसे कई प्रोग्राम्स हैं जो मेडिकल सर्विसेज को इंश्योर करते हैं हर एक के लिए, जैसे कि आयुष्मान भारत हो गया। यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन में एग्जांपल आ जाएगा आपका जन धन योजना। इस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड बात करें तो ऐसी कई स्कीम्स हैं जो नौकरियां क्रिएट कर रही हैं, जॉब क्रिएशन और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रही हैं। अब हम एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव्स को विस्तार से देखें तो सबसे पहले आईआरडीपी आता है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका एम है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए गरीबों के लिए जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, कैसे प्रोडक्टिव एसेट्स और स्किल्स की एक्विजिशन करके। अभी यहाँ पे देखो ये जो आईआरडीपी है इसको मैंने काफ़ी अच्छे से इसकी पूरी हिस्ट्री और पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को अलग वीडियो में कवर कराया है। इंडियन इकोनॉमी की मेरी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाइए, आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। काफ़ी लोगों ने देखा और पसंद किया है, तो इसलिए आप भी उसको ज़रूर देखिएगा। दूसरा आता है मनरेगा 2005। मनरेगा भी मैंने ऑलरेडी अच्छे से कवर करी है, इसको भी आप देख सकते हो, ये भी इंडियन इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मनरेगा की फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ये जो है ये एटलीस्ट 100 दिन की वेज एम्प्लॉयमेंट देती है एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी अप्रैल से लेके तो मार्च तक का जो साल होता है ना, मतलब अप्रैल से मार्च हम फाइनेंशियल ईयर मानते हैं, तो उसमें 100 दिन का एटलीस्ट जो वेज एम्प्लॉयमेंट है वो देते हैं हर गरीब घर के एडल्ट मेंबर को जो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क होता है उसमें काम करने के लिए। फिर आता है नेशनल लिवलीहुड्स मिशन। इसे भी मैंने अच्छे से अलग वीडियो में ऑलरेडी कवर किया है, जरूर देख लीजिएगा। इंडियन इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वीडियो मिल जाएगी। एम क्या है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किया जाए और जो रूरल गरीब हैं उनमें ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाई जाए, पर्टिकुलरली महिलाओं के लिए, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वो। फिर आता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसे मैंने अच्छे से कवर कराया है, मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, गवर्नमेंट स्कीम्स, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। एम क्या है कि जो इंडियन यूथ है, भारत का युवा है, उसको इनेबल किया जाए कि इंडस्ट्री रिलेटेड जो स्किल ट्रेनिंग है वो करे, ताकि वो अपने लाइफ में बेटर लिवलीहुड को सिक्योर कर सके। फूड रिलेटेड इनिशिएटिव्स की बात करें तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है। एम है कि सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन जो है वो एटलीस्ट 2/3 इंडियन पॉपुलेशन, 2/3 भारतीय जो जनता है उस तक पहुंचाया जा सके। इस एक्ट के प्रोविजंस के मुताबिक जो बेनिफिशरीज़ हैं उन्हें 5 kg 5 किलो फूड ग्रेन्स मिलेंगे पर पर्सन पर मंथ सब्सिडाइज प्राइजेस पे। अंत्योदय अन्न योजना आती है तो यहाँ पे हाईली सब्सिडाइज फूड मिलता है लाखों की संख्या में गरीब फैमिलीज़ को। इस स्कीम के माध्यम से 35 kg फूड ग्रेन पर फैमिली पर मंथ दिया जाएगा और पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिलीज़ जो हैं उन्हें ये दिया जाएगा। अब इंसेंटिव रिलेटेड इनिशिएटिव्स की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना है। इसका एम है कि अर्बन और रूरल एरियाज़ में गरीबों को घर दिए जाएं। तो ये जो स्कीम है ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, जिससे गरीबों को मदद मिलती है कि वो भी अपने लिए पक्का मकान बना सकें बेसिक कम्युनिटीज़ के साथ। प्रधानमंत्री जन धन योजना आती है। नेशनल मिशन है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, जो इंश्योर करता है फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग, सेविंग्स अकाउंट्स, रेमिटेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन अफोर्डेबल मैनर में पूरे के पूरे भारतीयों के लिए, खासकर गरीबों के लिए। पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी से लोगों को बाहर निकालने में चैलेंजेस क्या क्या हैं भारत में। सबसे पहले टारगेटिंग इश्यूज़। अब यहाँ पे एक्यूरेटली गरीबों को आइडेंटिफाई करना और उन तक बेनिफिट्स पहुँचाना डिफ़िकल्ट हैं, क्योंकि इंटेंडेड बेनिफिशरीज तक, यानी कि जो बेचारा असल में गरीब है उस तक कई बार बेनिफिट पहुँचता ही नहीं है। बीच में बाबू और ये सारे जो हैं वो खा जाते हैं, मतलब करप्शन हो जाती है। दूसरा इम्प्लीमेंटेशन गैप्स। अब यहाँ पे इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें काफ़ी चैलेंजेस आते हैं। कारण क्या है? लीकेजेस है, करप्शन है और एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी है। कोऑर्डिनेशन इश्यूज़। यहाँ पे जो वेरियस पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स और डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में भी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। रिसोर्स कंस्ट्रेंट, काफ़ी लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर है कंप्रिहेंसिव पॉवर्टी एलिवेशन को सपोर्ट करने के लिए। तो आगे क्या किया जा सकता है? सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लॉन्ग टर्म विजन को देख के डेवलपमेंट की जानी चाहिए। इंक्लूसिव ग्रोथ, बेनिफिट्स समाज के हर सेक्शन को इंश्योर किया जाना चाहिए कि मिले। तीसरा आता है टारगेटेड इंटरवेंशन, रीजन और ग्रुप स्पेसिफिक अप्रोचेस होनी चाहिए। फिर आता है इम्प्रूव्ड इम्प्लीमेंटेशन,
गवर्नेंस और जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है उसको बेटर बनाना चाहिए। और फिर आता है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, यानी पॉवर्टी के अलग अलग जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सारों को एक साथ साइमल्टेनियसली एड्रेस किया जाना चाहिए। अब साइमल्टेनियसली की बात है तो आजकल साइमल्टेनियस इलेक्शंस काफ़ी खबरों में है, तो इसको मैंने कवर किया है, ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या मेरी प्लेलिस्ट में जाइए इंडियन पॉलिटी, वहाँ पे भी आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। यह है दोस्तों इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर के बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर, जीके टिक्स ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।